देश शिवावर मोहे है, शुभ कर्मण से कबहू न डरूं ऐसो जब चाहे करूं, निश्चय कर अपनी जीत करो। नीलोखेड़ी हल्के के अंदर मौजूद स्टेज पर बैठे समस्त नेतागण, मेरी आंखों के समक्ष बैठे मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करके नमस्कार करता हूं कि आज आपने इतना भव्य स्वागत मेरे प्रत्याशी ऐलान होने के बाद यहां नीलोखेड़ी के अंदर मेरा करा और एक सफल कार्यकर्ता मीटिंग का आयोजन किया। इसके लिए मैं स्टेज पर बैठे एक एक हमारे नेतागण, एक एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस आला कमान का, मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, मैं धन्यवाद करता हूं यूपीए की चेयरपर्सन रही श्रीमती सोनिया गांधी जी का, मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी का, और मैं खास तौर पर धन्यवाद करता हूं हरियाणा के बब्बर शेर नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मैं धन्यवाद करता हूं प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी का, मैं धन्यवाद करता हूं मेरे जैसे गैर राजनीतिक परिवार के नौजवानों को आगे बढ़ाने का सदैव काम करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, मैं धन्यवाद करता हूं हमारे प्रभारी दीपक बाबरिया जी का, और मैं धन्यवाद करता हूं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं का, तमाम नेताओं का, जिन्होंने इस 31 साल के नौजवान पर भरोसा जताया और आपके बीच में बतौर कांग्रेस प्रत्याशी भेजकर आपकी सेवा करने का मौका दिया। मैं समस्त कांग्रेस लीडरशिप का यहां इस मंच से धन्यवाद करता हूं। आज आपके बीच में बतौर कांग्रेस का प्रत्याशी मैं आया हूं। मैं बताना चाहूंगा कि मेरे घर में आज तक किसी ने एमसी का तक चुनाव नहीं लड़ा हुआ, एमपी तो बहुत दूर की बात, आज तक मेरे परिवार में किसी ने भी एमसी तक का चुनाव नहीं लड़ा। आज तक कोई ना पंच बना, ना सरपंच बना, ना जिला परिषद का सदस्य बना, ना ब्लॉक समिति का सदस्य बना, लेकिन पिछले 12 साल से अपना घर बार छोड़कर हरियाणा के नौजवानों की, हरियाणा के छात्रों की आवाज को बुलंदी से उठाता आया। इसलिए आज पार्टी ने फैसला लिया कि 31 साल के नौजवान को 2 बार के मुख्यमंत्री के सामने उतारा जाए। अभी विधायक बलबीर सिंह बाल्मीकि जी कह रहे थे, मैं जब 2017 के अंदर एनएसयूआई का हरियाणा का प्रधान बना, उससे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का प्रधान बना 2014 के अंदर। हरियाणा से दूसरा ऐसा नौजवान था जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर जाकर आपका मान सम्मान बढ़ाने का काम किया, आपका लठ गाड़ने का काम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर। जब 2017 में मैं एनएसयूआई का प्रधान बना तो मेरे सामने आज जो ये भाजपा के प्रत्याशी है, प्रधान बनते ही पहले हफ्ते के अंदर ही मैंने मनोहर लाल जी को इसी एक प्रकार के कार्यक्रम में मैं गया और खट्टर साहब से ये पूछा कि आप बताइए
कि हरियाणा के अंदर जो बेरोजगारी का आलम है, जो हरियाणा के अंदर पढ़े लिखे नौजवान दर दर ठोकरें खा रहे हैं, आपने कहा था या तो रोजगार देंगे या बेरोजगारी भत्ता देंगे। मुख्यमंत्री का क्या काम बनता था? मुख्यमंत्री का यह धर्म बनता था कि मेरे को बिठाकर बात करता, मेरे सवालों के जवाब देते। लेकिन मनोहर लाल जी ने, क्योंकि उस समय अहंकार के घोड़े पर सवार थे, ना मेरी बात का जवाब दिया और वहां पे प्रशासन को कहकर मुझे 3 दिन जेल में भिजवाने का काम किया। लेकिन जेल से बाहर आते ही फिर से मनोहर लाल जी से पीछे पड़ गया। जहां जहां खट्टर साहब गए, पीछे पीछे मैं गया। मैं कहा सवालों के जवाब तो आपको खट्टर साहब देने पड़ेंगे। और ये संघर्ष जो है ये 2017 से शुरू होकर आज 7 साल हो गए। 7 साल से लगातार खट्टर साहब के सामने हरियाणा के छात्रों की, हरियाणा के बेरोजगारों की आवाज उठाता रहा। 2021 के अंदर जब पार्टी को यह महसूस हुआ कि 4 साल मैंने छात्र राजनीति में संघर्ष किया, तो पार्टी ने यह फैसला लिया कि इस नौजवान को, हरियाणा के नौजवानों की जो है यूथ कांग्रेस की प्रधानगी इसके सर माथे पे सजाई जाए। 2021 में पूरे हरियाणा के 90 के 90 हलकों में वोट पड़ी और 2 लाख के मार्जिन से आपका ये बच्चा पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर। जब मैं यूथ कांग्रेस का प्रधान बना, उसके तुरंत बाद दोबारा से मनोहर लाल खट्टर जी के सामने पहुंच गया। उनसे पूछा कि ये जो HPSC HSSC के दफ्तर बना रखे हैं, जिनका काम है हरियाणा के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देना, आज उन दफ्तरों के अंदर 5-5 करोड़ रुपए कैश मिल रहे। वहां के अधिकारी हरियाणा के नौजवानों का भविष्य नोट के भारे भारी बैग के अंदर उनका भविष्य जो है वो बेचने का काम कर रहे। जब मैंने ये सवाल खट्टर साहब से पूछे, फिर मेरे पूर्व मुकदमा दर्ज करा दिए। आज मेरे ऊपर 4 राजनीतिक मुकदमे दर्ज हैं। एक भी मुकदमा मेरा कोई झगड़े का नहीं, कोई लड़ाई का नहीं, कोई किसी और चीज का नहीं। लेकिन जब जब मेरे नौजवान साथियों ने मेरे ऊपर भरोसा जताया, तो हमेशा से रात को सोते वक्त एक बात दिमाग में आती थी कि कोशिश ये रहनी चाहिए कि अगर किसी साथी ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, जो मेरे संघर्ष के समय में मेरे साथ खड़े रहे हैं, उनकी उम्मीदों पर कभी पानी नहीं फेरना। अपनी पूरी कोशिश करनी है कि जो जिम्मेवारी मेरे सर माथे पर है, उस जिम्मेवारी का ईमानदारी से मैं निर्वहन करूं। आज 2024 आ गया। 2012 से ये सिलसिला पंजाब यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ था और 2017 से मनोहर लाल खट्टर जी से 7 साल खट्टर साहब जी से सवाल पूछते पूछते आज यहां इस मौके पर आकर मैं तो खुश नसीब हूं। ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दे दी इसलिए खुश नसीब हूं। मैं खुश नसीब इसीलिए हूं कि जिन सवालों से मनोहर लाल जी मुझसे 7 साल से भाग रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी ने मुझे ऐसा मंच दिया है कि जहां खड़ा होकर खट्टर साहब की आंख में आंख डालकर उनसे वो सवाल पूछूंगा और उनको अब की बार नहीं भागने दूंगा। 7 साल से खट्टर साहब बहुत भाग लिए, इस बार इस जंग को अंजाम तक पहुंचाने का समय है। और खट्टर साहब के लिए मैं तो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी सेहत ठीक रहे। लेकिन एक बात है कि जिस व्यक्ति को उसी की पार्टी के नेताओं ने रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का ठप्पा लगाकर मुख्यमंत्री के
से हटा दिया, मुझे नहीं लगता कि रिजेक्टेड आदमी को अब करनाल की जनता स्वीकार करेगी। और भाजपा ने तो उनको पद से हटाया है, लेकिन आपका ये बच्चा, आपका ये छोटा भाई, आपके आशीर्वाद से मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि खट्टर साहब को बाकायदा फेयरवेल देकर करनाल से रिटायर करने का मैं काम करूंगा। लेकिन ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। इस लड़ाई में बहुत अड़चने आएंगी। इस जंग के अंदर, इस रण के अंदर, क्योंकि सामने दो मुख्यमंत्री हैं और इधर आपका ये 31 साल का बच्चा है। मेरे साथ अगर आप सब लोग खड़े हो जाओगे तो मैं बड़ी से बड़ी चट्टान से भी टकरा जाऊंगा। मैं डरने वाला नहीं, ना मैं रुकूंगा, ना मैं झुकूंगा और ना मैं डरूंगा। 4 मुकदमे दर्ज हैं, 2 बार जेल जाया, मेरे पीछे 50 मुकदमे दर्ज करा दे, लेकिन आपकी आवाज कभी भी जिंदगी में ईश्वर मेरे सिर के ऊपर हाथ रखे, पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी आवाज को बुलंदियों से मैं सरकार के सामने उठाऊं। लेकिन मैं आपसे इतना आश्वासन भी चाहता हूं, क्योंकि नीलोखेड़ी से तो मेरा अपना स्नेह है। भाई मैं भांजा जो हूं नीलोखेड़ी का, मैं भांजा हूं नीलोखेड़ी का, तो मैं आपसे ये एक आपका भांजा आपसे ये मांग करता है कि मैं आज आपके बीच में आया हूं। चुनाव में लगभग 25 दिन का समय है। अभी 2-3 दिन तो वर्कर मीटिंग होगी सब हल्के के अंदर। 4 तारीख से हमारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे, तो एक हल्के में लगभग 2 दिन का समय मिलेगा लोगों के बीच में जाने का, गांव में जाने का, शहर में, कस्बों में जाने का। मैं आपसे ये अपील करता हूं कि भांजे होने के नाते आप कम से कम नीलोखेड़ी हल्के की आप पूरी जिम्मेवारी संभालें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपकी सभी उम्मीदों पर खरा उतरूं। आप जहां मुझे कार्यक्रम के लिए बुलाएं, मैं वहां पहुंचूं, समय पर पहुंचूं। लेकिन चुनाव की व्यस्तता ऐसी है कि समय कम है, तो मेरा बाकी 8 हल्कों में तो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपसे मेरा बहुत ज्यादा स्नेह है, प्यार है। इसलिए आपसे एक मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि इस भांजे को, इसकी पीठ ना पीछे लगने देना, पीछे से कोई वार ना कर जाए। छाती पे मैं झेल लूंगा, छाती पे नहीं किसी की। 2 दिन पहले जिस दिन मेरी टिकट अनाउंस हुई, रात को 11:30 बजे पता लगा कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। तो सुबह 6:30 बजे मुझे एक फोन आता है और मुझे यह कहा जाता है कि आपके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है, जिस मुकदमे की मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं। क्योंकि 2 दिन ये बड़ा इन्होंने, बीजेपी वालों ने प्रचार प्रसार किया कि दिव्यांशु बुद्धि राजा पर फलाना पर्चा दर्ज है, इसके ऊपर पीओ का मुकदमा दर्ज है। ये तो भगोड़ा है। जब सुबह 6:30 बजे मुझे पता लगा, तो सबसे पहले तो मैं अपने वकील से बात करके सबसे पहले उस एफआईआर के खिलाफ मैं उच्च न्यायालय में गया। मैं इसलिए कह रहा हूं अड़चने बहुत आएंगी, डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, हो सकता है चलते चुनाव में उठा के जेल भी ले जाए 2-4 दिन। तो ये बात मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि जो मुकदमा इन्होंने मेरे ऊपर दर्ज किया, वो हाईकोर्ट की जजमेंट है कि गलत तरीके से इलीगल एफआईआर दर्ज की गई। और वो मुकदमा क्या था? मुकदमा ये था कि जिस दिन मैं 2017 में जेल से बाहर आया था, तो मैंने खट्टर साहब के फ्लेक्स लगवा दिए कि खट्टर साहब बेरोजगारी पर जवाब दो, हिसाब दो। सिर्फ इतना सा मामला। आप बताइए
रहते हैं, सुबह शाम राजनीतिक आदमी फ्लेक्स लगाता है। अरे मैंने तो ये भी नहीं लगाए कि दिवाली होली के फ्लेक्स लगाए हो। लोगों की आवाज उठाने के लिए मनोहर लाल खट्टर जी से एक सवाल पूछा कि बेरोजगारी पर जवाब दो और हिसाब दो, वो मुकदमा मेरे पे दर्ज है। और आज उस केस के अंदर बैक डेट में मेरे ऊपर FIR दर्ज कर दी गई। और ये बात ना मुझे पता ना मेरे वकील को पता। जिस दिन टिकट अनाउंस हुई उस दिन सुबह 6:30 बजे व्हाट्सएप पे फोन करके बताया। जो लोग कानून की जानकारी रखते हैं उनको बता दूं, भगोड़ा उस व्यक्ति को कहा जाता है जो कोई गुनाह करके पुलिस उसकी शिनाख्त ना कर पाए, पुलिस उसको पकड़ ना पाए। अरे मैं तो पिछले 7 साल से खट्टर साहब को पकड़ रहा हूं, वो मेरी पकड़ में नहीं आ रहे। असली भगोड़े तो वो हैं, असली भगोड़े तो मनोहर लाल खट्टर हैं। और मैं तो सुबह शाम पुलिस वालों को टक्कर मारता हूं, सुबह शाम प्रदर्शन करता हूं, धरने देता हूं, पब्लिक मीटिंग में जाता हूं। और आज ये मुझे भगोड़ा कह रहे हैं। अरे मैं तो चैलेंज करा था कल भी, मनोहर लाल खट्टर जी मेरा चैलेंज स्वीकार करें। आप पूर्व मुख्यमंत्री तो आप तो आए ही आए, साथ में मौजूदा मुख्यमंत्री को भी ले आओ। जगह आपकी, समय आपका, तारीख आपकी, आप बताओ कहां आना है। 9.5 साल हरियाणा की जनता के लिए आपने क्या काम किए, आप वो लेके आओ। और 9.5 साल का कच्चा चिट्ठा आपका मैं लेके आऊंगा। मीडिया के लोग मौजूद होंगे, लोग मौजूद होंगे और फैसला हो जाएगा कि अगर हरियाणा की जनता के हित में आपने काम किए होंगे तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको गांव में झोड़ियां फैला फैला कर वोट मांगने की जरूरत पड़ती। आज गांव में, शहरों में मनोहर लाल जी झोड़ियां फैला रहे हैं, झोड़ी। अगर 9.5 साल लोगों के काम किए होते। एक फिल्म आई थी, अभी भी आती है, सेट मैक्स के ऊपर एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की, नायक फिल्म थी। उसमें अनिल कपूर एक दिन का मुख्यमंत्री बनता है और तब पता लगता है कि एक दिन का मुख्यमंत्री चाहे तो क्या कर सकता है। इनको तो 9.5 साल का समय हरियाणा की जनता ने दे दिया। अगर 9.5 साल में राजा बनकर नहीं कर पाए प्रदेश का विकास, तो अब राज दरबारी बनाकर क्या ही रखे तुमसे आस। अब राज दरबारी बनाकर क्या ही रखे तुमसे आस। ये सवाल करनाल की जनता मनोहर लाल खट्टर जी से पूछ रही। आम आदमी पार्टी के हमारे नेता बैठे हैं, कल इनके एक मंत्री का बयान आया, उनसे पूछा गया कि दिव्यांशु बुद्धि राजा पर मुकदमा दर्ज है और वो तो खुलेआम रोड शो कर रहा है। अरे अगर मैं भगोड़ा होता तो मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया। मैं अगर कल समालखा से विधायक जी बता रहे थे, मैं समालखा से करनाल आया, बकायदा DC करनाल, DC पानीपत, SP पानीपत और SP करनाल को चिट्ठी लिख के आया कि दिल्ली से आ रहा हूं और करनाल जाऊंगा। अगर प्रशासन मुझे भगोड़ा कह रही है तो प्रशासन ने मुझे क्यों नहीं गिरफ्तार किया। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है वो मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो कह रहा हूं इस मुद्दे के ऊपर आ जाओ खट्टर साहब, मेरे से बहस करो, मेरे से आमने सामने होकर बात करो, लेकिन इस प्रकार के लांछन लगाने का काम ना करो। और जिनका मैं जिक्र कर रहा था, उन्होंने कहा कि इस दिव्यांशु बुद्धि राजा को भी केजरीवाल की तरह भीतर दे देंगे। तो भाई मैं तो भीतर जाके आके छक लिया, मेरे नहीं सेहत का फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात आप भी ध्यान रखना कि अगर इस प्रकार से धक्काशाही करोगे, अगर इस प्रकार से गुंडागर्दी करोगे, तो ये राजकाज 5 साल का होता है। 5 साल के बाद फिर आप लोगों ने ही प्रदेश की और देश की सरकार बनानी। जिस दिन ये लोग खड़े हो गए, जिस दिन लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी अब अहंकार के घोड़े पर
कुछ नहीं बचेगा, उस दिन सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो मेरा आपसे सिर्फ इतना अनुरोध है कि जो भी ये भ्रमक प्रचारक इनके हैं, आप उनसे सवाल जवाब कीजिए। मेरे पास सारे कागज मौजूद हैं, और अगर मैं इस प्रकार का व्यक्ति होता तो आपको लगता है कि आज यहाँ इन सबके सम्मानित नेताओं के बीच में खड़ा होकर इतनी बेबाकी से मैं बात रख सकता? ये सिर्फ चुनाव के अंदर मेरे को, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। और मीडिया के लोग मौजूद हैं। 7-8 दिन पहले खट्टर साहब का एक बयान आया था, जब कांग्रेस की टिकट डिक्लेयर नहीं हुई तो खट्टर साहब ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशी तो मैदान में नहीं आए, मजा नहीं आ रहा। और मेरी टिकट डिक्लेयर होते ही मैं तो करनाल भी नहीं पहुंचा, पहले ही खट्टर साहब की पिंडियां कांपने लगी जो मेरे ऊपर झूठे मुकदमे कर। अरे खट्टर साहब, इतना मत घबराओ, इतना मत डरो। अगर हिम्मत सच में है तो आओ जनता की अदालत में। आप कहोगे तो मैं आपके घर पर आने को भी तैयार हूं। आप कहोगे किसी सार्वजनिक जगह पर आना है, मैं वहां पर भी आने को तैयार हूं। लेकिन बात जन मुद्दों को लेकर होगी कि 9.5 साल में आपने क्या किया कि करनाल की जनता आप पर दोबारा विश्वास करके आपको वोट दे। आज एक तरफ 2 मुख्यमंत्री हैं और एक तरफ मैं, आपका बच्चा, 31 साल का नौजवान। फैसला आप लोगों ने करना है, फैसला आप लोगों ने करना है। अगर आपको लगता है कि बीजेपी और मनोहर लाल खट्टर जी ने करनाल के लिए, नीलोखेड़ी के लिए, प्रदेश के लिए सच में कोई काम किए तो आपका फर्ज बनता है आप मनोहर लाल खट्टर को वोट दो। और यदि आपको लगता है कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो आपकी और जनहित में हो, तो आपका धर्म बनता है कि आप उनके खिलाफ वोट दें। और लड़ाई आज सिर्फ 2 के बीच में है। ये वोट काटू जो घूम रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि 2019 में भी आपने देख लिया कि कई ऐसी पार्टियां भी आई जो बीजेपी के खिलाफ बात करती थी, लेकिन बाद में जाके उनकी झोली में बैठ गई। लड़ाई 2 ताकतों में, एक जो अहंकार के घोड़े पर सवार है और दूसरे जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए एक एक कार्यकर्ता को, हमारे एक एक सीनियर नेता को अपनी जिम्मेवारी समझ के, चाहे 5 बूथ की जिम्मेवारी ले, चाहे 2 बूथ की जिम्मेवारी ले, चाहे 1 बूथ की जिम्मेवारी ले, लेकिन वहां पर ऐसा काम होना चाहिए कि भाई ये जो बीजेपी वाले अगर ये भी कहे ना कि भाई हम तो ईवीएम में ये कर देंगे, हम ईवीएम में वो कर देंगे, एक बात मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे हरियाणा के नौजवान साथी टोलियां बनाकर करनाल पहुंच रहे हैं। ये बात मैं आपको बता रहा हूं। जितना बेरोजगारी से परेशान हरियाणा का युवा है, सबने अर्जुन की तरह मछली की आंख का निशाना मनोहर लाल खट्टर को समझ रखा। और मेरे को दिन में हजारों फोन दूसरे जिलों से, करनाल से भी, पानीपत से भी और जिलों से भी आ रहे। सब ने प्रण लिया है कि इस बार मनोहर लाल खट्टर जी को जो है बख्शा नहीं जाएगा, उनको जाने नहीं दिया जाएगा। और ईवीएम की अगर ये बात करें तो एक बात बता दूं, इस बार बूथों के ऊपर नौजवान साथियों की जिम्मेवारी रहेगी। जो अगर ये बात कहे ना कि ईवीएम में ये कर देंगे, ईवीएम को हाथ तो दूर लगाने की बात, फूंक भी नहीं मारने देंगे ईवीएम के आसपास। ये बात मैं आपको कह के जाता हूं। अब आपसे ये अनुरोध करता हूं कि एक एक कार्यकर्ता, हमारा साथी, एक एक हमारे सीनियर नेता अपनी जिम्मेवारी समझ के जो है इस चुनाव को लड़े
और अंत में मैं एक बात कह के अपनी बात को, अपनी वाणी को विराम दूंगा कि लगा दो आग पानी में, शरारत हो तो ऐसी हो, मिटा दो हस्ती जुल्मी की, बगावत हो तो ऐसी हो। बगावत के सिखोर, बगावत के सुर बुलंद करते हुए आपने ये लड़ाई लड़नी है। आपका भाई, आपका बेटा आपके सम्मान की पगड़ी को कभी झुकने नहीं देगा। ये मैं बात आपको यहां से वादा करता हूं। आप सभी ने इतना मान सम्मान बख्शा, मेरी बात को सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। एक मैं निमंत्रण भी देना चाहूंगा कि आपके भांजे ने 1 तारीख को करनाल के अंदर पर्चा भरने का जो है वो हमने दिन तय किया है। तो आप सभी ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में मुझे आशीर्वाद देने, प्यार देने। 1 तारीख को दोपहर 12 बजे आपने करनाल सेक्टर 12 के अंदर पहुंचना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद साथियों। अभी साथ चलना है, दफ्तर है पीछे, दफ्तर